मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसमें हमने ये सीखा था कि इसको दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड होता है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, जिसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल, और दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग मैट्रिसेस, जिसको बोलते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड, या इसी का एक और नाम है, इसको गॉस जॉर्डन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है, हमने समझने के लिए स्टार्ट किया था बाय यूजिंग टू इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स एक्स और वाई में, बट प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करते वक्त दो इक्वेशन दो वेरिएबल को तो हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी और मेथड को यूज किए। ठीक है, और अगर तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं तो उसमें हमने सीखा क्या था कि अगर हमारे पास इस तरीके से तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हैं तो हम क्या करते थे, पहले कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लिखते थे डेल्टा, फिर उसके बाद में उसके फर्स्ट कॉलम को राइट हैंड साइड से रिप्लेस करके डेल्टा 1 लिखते थे, फिर सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके डेल्टा 2, फिर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके डेल्टा 3, और फिर सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू चेक करते थे। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाज कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इज इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये सीखा था हमने। उसके बाद अगर डेल्टा 0 हो जाए तो फिर हम चेक करते थे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 की वैल्यूज। अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ जाए, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट एंड हैड नो सॉल्यूशन। और अगर ये तीनों के तीनों जीरो आ जाएं तो फिर हमने सीखा था दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालने का तरीका क्या था कि आप तीनों वेरिएबल्स में से x, y, z में से किसी भी एक को आप फॉर एग्जांपल कुछ k पुट कर दो। हमने z लेके किया था कि फॉर एग्जांपल हम z को k पुट कर दें, k या लैम्डा कुछ भी पुट कर सकते हैं, k पुट करके इसको इधर शिफ्ट कर दें, इसको भी इधर शिफ्ट कर दें, तो x और y में दो इक्वेशंस बचती थी, उनकी हेल्प से x और y निकाल लेते थे, वो भी k के टर्म में निकल के आता। अब अगर वो x, y और z की वैल्यूज थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर जाती थी, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैड इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और वो जो x, y, z हमने k के टर्म में निकाला वही उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। और अगर ये तीनों की तीनों वैल्यूज x, y, z की तीनों वैल्यूज जो आई वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती थी, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट एंड हैड नो सॉल्यूशन। इसके हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी समझे थे कि प्लेन्स की फॉर्म में कैसे कैसे होता है, वो सब हम कर चुके हैं। अब हम वही का वही टॉपिक कर रहे हैं, सिर्फ इसका मेथड दूसरा कर रहे हैं। और जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये जो है इसके जो दो मेथड्स हैं, डिटर्मिनेंट वाला यानी क्रैमर्स रूल जो पिछले में किया था, और मैट्रिक्स वाला। डिटर्मिनेंट वाला और मैट्रिक्स वाला दोनों ही जेई के सिलेबस में है, लेकिन क्रैमर्स रूल जो पिछले वाला था वो जेई के सिलेबस में नहीं है, ये वाला जेई के सिलेबस में है। और बोर्ड के हिसाब से ये वाला जेई के सिलेबस में दोनों ही है, और जो ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड ये बोर्ड के सिलेबस में है, क्रैमर्स रूल वाला पिछले वाला मेथड बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, और बोर्ड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट भी है, इसके क्वेश्चंस भी रेगुलरली बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, 4 नंबर का भी आता है, 6 का भी आता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मेथड सीख रहे हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसी को सॉल्व करना, क्वेश्चन भी सेम टाइप के होंगे, उम्मीद है आपने उसके क्वेश्चन कर भी लिए होंगे। ठीक है, वो अभी हमने डिटर्मिनेंट मेथड से किए होंगे। ठीक है, अब उसी का एक और मेथड सीख रहे हैं, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अब मेथड क्या है, देखो फिर से वही हमने पहले से लिख दिया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। अब मेथड क्या है मैं बोलता रहूंगा, लिखते रहना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना। नाउ इफ दिस इज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, then this system of equations can be represented in matrix form as ax is equal to b, ax is equal to b, where a is equal to a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x is equal to x, y, z, and b is equal to d1, d2, d3। मतलब क्या है इस बात का, देखो अब ठीक है, मतलब ये है
कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, क्यों कर सकते हैं? देखो, अगर मान लो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, इन कोफिशिएंट्स की हमने एक मैट्रिक्स बना दी, इन वैल्यूज, जो भी इक्वेशन मान लो 2x + 3y + 4z ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है तीन टाइप की, तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं उससे हमने एक मैट्रिक्स बना दी, उसको नाम हमने a दे दिया। जो भी वेरिएबल x y z है उसको हमने एक मैट्रिक्स कैपिटल X नाम दे दिया, उसको 3/1 कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। और जो राइट हैंड साइड है d1 d2 d3, इसको भी हमने एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इससे हुआ क्या? अब देखो, अगर a और x को मल्टीप्लाई करें तो ये तो 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है। तो 3/3 और 3/1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 3/1 आएगा। ठीक है, अब देखो, अगर a और x को मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हम जानते हैं, तो इसको और इसको अगर मल्टीप्लाई करें, यानी कहने का मतलब ये है कि a1 b1 c1 a2 b2, ये a2 b2 c2 a3 b3 c3 इनटू अगर हम x y z ये कर दें, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a1x + b1y + c1z। लेकिन ये गिवन इक्वेशन में तो क्या, ये तो d1 ही तो है, तो मतलब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला एलिमेंट d1, फिर इसकी सेकेंड रो, इसमें तो एक ही कॉलम है, तो a2x + b2y + c2z, और वो तो क्या है? d2। तो यानी कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली तीसरे वाले को ऐसा लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है? पहली चीज तो ये है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax = b, यानी a × x = b, a × x = b, where a मैट्रिक्स इज दिस, x मैट्रिक्स इज दिस एंड b मैट्रिक्स इज दिस। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है? बातें तो वही सारी सेम टू सेम है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक है तो कैसे निकालेंगे, इनफाइनाइट है तो कैसे निकालेंगे, वो सारे स्टेप्स पे आते हैं। करना क्या है? सबसे पहला स्टेप तो इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब करना क्या है, इसके स्टेप्स देखो, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट स्टेप उसमें क्या था, हम इसको, ये जो था इसको हम डेल्टा नाम दे रहे थे, पहले डेल्टा की वैल्यू निकाल रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बस नाम बदल दिया, इसका नाम ए मैट्रिक्स रख दिया, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। ठीक है, अब दो बातें हो सकती हैं कि या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं बोलता हूं, लिख लेना, इफ determinant of a is not equal to 0, if determinant of a is not equal to 0, आगे लिखो, then the given system of equations is consistent का मतलब क्या होता था? सॉल्यूशन आएगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, कुछ भी हो, सॉल्यूशन आए मतलब कंसिस्टेंट। तो if determinant of a is not equal to 0, then the given system of equations is consistent and has a unique solution given by x is equal to a inverse into b। मैट्रिसेस की फॉर्म में इनवर्स यूज होगा। अब कैसे होगा, इसका रीजन समझते हैं, क्यों हुआ, आगे वाले स्टेप्स इसके बाद। x is equal to a inverse into b। अब हमने क्या किया था, इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने रिप्रेजेंट किया था, ये इसका रीजन समझ रहे हैं, ax is equal to b, इस तरीके से मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं आया, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो मतलब उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, तो अब अगर इनवर्स निकाल सकते हैं तो अगर हम दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, हो तो भी कोई बात नहीं, हम तो करेंगे। तो हमने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब a इनवर्स इंटू a तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हो गया I इंटू x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब आइडेंटिटी इंटू x तो क्या आ गया, x, हमें क्या मैट्रिक्स क्या निकालनी है, हमें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी थी, सॉल्व करना था। तो एक्स वाई जेड तो एक्स मैट्रिक्स है, ये क्या है 3/1 की मैट्रिक्स। अच्छा, a इनवर्स का ऑर्डर क्या होगा,
3/3 होगा। तो 3/3 को 3/1 से मल्टीप्लाई करें तो ऑर्डर क्या आएगा 3/1। तो ये भी एक 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी, 3/1 की कॉलम मैट्रिक्स। मान लो वैल्यूज आ गई 1 2 3 आ गई, यहाँ पे XYZ लिखा हुआ है। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पहला एलिमेंट x के इक्वल हो जाएगा, दूसरे वाला y, तीसरे वाला z, यानी कि यहाँ से हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बात समझ में आई सबको? तो पहली चीज तो ये है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए तो क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये बोर्ड में आएगा, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये स्टेप्स लिखने पड़ेंगे आपको। पहला स्टेप तो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको लैंग्वेज में लिखो, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के दिखाओगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो आया तो फिर एक लाइन लिखोगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू b। अब करना क्या है भाई, सिंपल सी बात है, ए इनवर्स मैट्रिक्स तो निकालनी आती है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला था इसका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स निकल गई, ये दे ही रखी है, ये तो गिवन ही है हमारे को, मतलब इसको हमने बी नाम दे रखा है। मल्टीप्लाई करेंगे सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ जाए तो। ठीक। तीसरा, अब अगर मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो क्या कहानी होगी। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो अब ये फिर से वही बात हो गई जो हमने क्रैमर्स रूल में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसमें बस हमने इसमें ए नाम दिया, उसमें डेल्टा नाम दिया था कि अगर वो जीरो आ रहा था तो दो पॉसिबिलिटीज थी कि या तो नो सॉल्यूशन था या फिर इनफाइनाइट थे। नो कब था, जब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एक भी नॉन जीरो आ जाए तो वो डिटर्मिनेंट से हमने किया था। अब मैट्रिक्स की हेल्प से नया मेथड सीखेंगे। और अगर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों जीरो आ रहे थे तो फिर इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वो वाला केस था। तो अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला, अगर ये जीरो आ गया तो फिर से दो पॉसिबिलिटीज है। तो आगे क्या लिखेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो देन लिख लो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is either inconsistent मतलब no solution, or is consistent with infinitely many solutions, ठीक है। अब दोनों में से क्या होगा ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके बाद में इसी थर्ड में ही फर्स्ट पार्ट लिख लो कि अब हमें इसमें करना क्या है, दोनों में से चेक कैसे होगा। क्या करेंगे, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्यों निकालेंगे, क्या फंडा है, अभी समझते हैं, पहले स्टेप्स लिख लो। फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, और आगे लिखो इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए तो मैट्रिक्स है, उसको बी से 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, ये 3/1 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब अगर वो 3/1 की मैट्रिक्स एक नॉन नल मैट्रिक्स आ गई, 3/1 की मैट्रिक्स मतलब कुछ एलिमेंट्स आएंगे, अगर वो एक नॉन नल मैट्रिक्स आ गई, मान लो एलिमेंट उसका फॉर एग्जांपल 0 1 2 ये आ गया तो नॉन नल है। अगर ये नॉन नल मैट्रिक्स आ गई, इफ दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन लिखो, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज inconsistent and has no solution। क्यों होगा समझेंगे अभी। then the given system of equations is inconsistent and has no solution, ठीक। और उसके बाद इसी में ही सेकेंड पार्ट कि if adjoint of A into B, if adjoint of A into B is equal to null matrix, is equal to O, then the given system of equations may have infinite solutions, ठीक है। और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, अब वही क्रैमर्स रूल वाला चिपका सकते हैं एज इट इज। मैं बोल देता हूँ, आप एज इट इज वो नोट कर लेना, मतलब पिछले नोट्स में से कि ये तो कर लिया, if adjoint of A into B is equal to null, then the given system of equations may have infinite solutions। आगे लिखेंगे कि if in order to find those infinite solutions, put any one of the variables, जैसे उसमें लिखा था exactly same, वही same ही लिखना है, put any one of the variables, say z equal to k in any two of the given equations, say इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वो इनको नाम दे देंगे हम, इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 नाम दे देंगे,
इसको 2, इसको 3, एंड देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ k। और उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे कि इफ द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z thus obtained satisfy the third equation, then the given system of equations is consistent with infinitely many solutions। और वो infinite solutions क्या होंगे? वही जो हमने निकाले हैं, वही x, y, z जो के टर्म में आया। and if the values of x, y and z thus obtained do not satisfy the third equation, then the given system of equations is inconsistent and has no solution। ठीक है, ये तो हुआ स्टेप्स। अब इसका रीजन कि ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का फंडा क्या है भाई, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, इस वाले का तो समझ में आ गया कि अगर डिटर्मिन यूनिक सॉल्यूशन, ये तो हमने भी किया था कि x वो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, अब डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर 0 आ जाए तो फिर क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालना है। ठीक है, क्यों निकालना है, इसका रीजन क्या है, देखो ये हमने मैट्रिसेस जो अपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ax इक्वल टू बी ऐसे रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब ax इज इक्वल टू बी है, अगर हम दोनों तरफ एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई कर दें, तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a को दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये तो हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में सीखा था कि चाहे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखा हो, दिस इज इक्वल टू, ये कम्यूटेटिव होता है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a हो चाहे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a हो, ये क्या होता है, ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई एन, हमने 3/3 लिया है तो i3 बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो यानी ये तो क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, ये बना। अब i इंटू एक्स तो क्या बन गया, ये तो x ही बन गया, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है इंटू x आ गया, अब इंटू इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b आ गया। ठीक है, अब ये हमने कब किया था, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ रहा था, तभी ये कर रहे थे। अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो ये जो LHS है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो 0 ही हो गया। अब अगर ये 0 है और ये नॉन 0 आ गया, ठीक है, ये 0 होने का मतलब ये नंबर 0 नहीं मैट्रिक्स हो जाएगी, ये तो नंबर है 0। ठीक है, ये 0, इसको 3/1 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3/1 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 0 0 बन जाएंगे, यानी कि ये 3/1 की नल मैट्रिक्स आएगी यहाँ पे तो। ठीक है, और ये 3/3 की मैट्रिक्स, ये 3/1 की, ये 3/1 की आएगी। अब अगर ये नॉन 0 यानी नॉन नल मैट्रिक्स आ गई तो ये तो नॉन नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, तो यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि नल इज इक्वल टू नॉन नल, 0 इज नॉट इक्वल टू, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 0 0, यहाँ पे मान लो आ गया 1 2 3, तो ये तो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो यानी कि यहाँ से तो क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, अगर ये वाला केस है तो। अब अगर ये 0 आ जाए, ठीक है, मान लो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, ये भी 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए। अब अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाए तो नल मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा कुछ बन जाएगा, तो ये तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं मैथमेटिकली, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब एन इक्वेशन विच हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एन इक्वेशन विच हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो मतलब अब ये तो आइडेंटिटी बन जाएगी, तो इसका मतलब अब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, ये पक्का नहीं है, बिकॉज एक तीसरी इक्वेशन भी इन्वॉल्व है ना। हमने जो 2 इक्वेशन लेकर के, इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कोई भी 2 इक्वेशन लेकर के हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे z की टर्म में, पहले z को k मानेंगे, ठीक है, फिर उसको तीसरी में सेटिस्फाई करा के देखेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, अगर वो सेटिस्फाई करेगी तो ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे पिछली बार आपको प्लेन्स की हेल्प से बताया था कि जैसे मान लो ये एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, ये दोनों कोइंसिडेंट है, तीसरा प्लेन इसके पैरेलल जा रहा हो, तो 2 के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, तीसरे वाला तो पैरेलल है, तो ओवरऑल तो नो सॉल्यूशन हो गया ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लेन ऐसा जा रहा है, एक प्लेन ऐसा जा रहा है, तो इनके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तीसरा प्लेन अगर तो इसी लाइन से पास कर रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन ओवरऑल भी आएंगे, लेकिन तीसरा प्लेन अगर इस लाइन से पास नहीं कर रहा, वो कहीं और से पास कर रहा है, तो इसका मतलब फिर नो सॉल्यूशन। तो मतलब वो इनफाइनाइट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के चेक होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चंस तो इसके सेम ही है, ठीक है।
क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस लिख दिए पहले से, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछले लेक्चर में किए थे, बिकॉज टॉपिक वही है, सिर्फ मेथड डिफरेंट है, तो क्वेश्चंस वही सेम लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये किया था हमने। अब इसमें मेथड में क्या होगा, ठीक है, मैंने आंसर पहले से लिख दिया बिकॉज बड़े सिंपल से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पूरे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एज Ax इज इक्वल टू बी। ए मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, कोफिशिएंट्स वाली 1 -2 -3 5। ठीक है, उसके बाद में x मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें x और y हमारे दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, और b मैट्रिक्स में राइट हैंड साइड आएगी। ठीक है, पहला स्टेप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देख के ही मालूम पड़ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आ रहा, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज अ यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a मैट्रिक्स ये रही, a इनवर्स निकालो, इसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास x और y की वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। x आएगा -6, y आएगा -5। ठीक है, वैसे फिर से ये हमने सिर्फ इस मेथड को समझने के लिए किया है 2/2 का, बट अदरवाइज पेपर में भी इतना सिंपल नहीं आएगा, ना तो जेई में ना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हमने सिर्फ मेथड समझने के लिए किया है ये। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसी कोई इक्वेशन कभी कैलकुलेशन में आती भी है तो हम इतना सारा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, अभी ऐसे कर देंगे ना सीधा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, सॉल्व कर लो, y वहाँ से y निकलेगा, y को यहाँ पुट कर दो, x निकल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे देखो, फिर से अगर हम इसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो a क्या है 1 2 4 8, x क्या आएगा यहाँ पे x और y, x मैट्रिक्स हमारी ये बन गई, और b में क्या आएगा 3 और 12। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो इसका मतलब अब नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकाल के, और 2/2 में तो एडजॉइंट निकालने का भी डायरेक्ट तरीका बताया था। क्या करो, डायगोनल वालों को इंटरचेंज कर दो और ऑफ डायगोनल वालों का साइन चेंज कर दो। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इसमें निकालोगे जब, तो आपके पास में ये भी नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ये भी नल आएगी, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को k पुट कर दें। इसमें 2 ही वेरिएबल है, तो मान लो हमने y को k पुट कर दिया, तो x कितना आ गया 3 - 2k, तो x आ गया 3 - 2k, y आ जाएगा k। और देखो ज्योमेट्रिकली समझो इसको, अगर आप इन दोनों को देखो, इसमें 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, वही इक्वेशन बन गई। क्यों हुआ ऐसा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ये एक लाइन की इक्वेशन है और ये भी सेम लाइन की इक्वेशन है, सेम बन रही है, 4 कॉमन लेके कैंसिल कर दे, मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस है, और कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस के तो इनफाइनाइट, एक के ऊपर एक है लाइन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी कर लिया है, तो अब इसको फिर से मैट्रिक्स मेथड से करेंगे। मैट्रिक्स मेथड में अगेन, नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b 3/3 फॉर्म में। हाँ, 3/3 की बनेगी ए मैट्रिक्स। अब क्या बनेगी, कोफिशिएंट्स वाली 2 3 10 4 -6 5 6 9 और -20, ये हमारी मैट्रिक्स x बने, सॉरी a बनेगी। x मैट्रिक्स में अब क्या आएगा, x y z 3 वेरिएबल हैं। b मैट्रिक्स में क्या आएगा, RHS यानी 4 1 2, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे फर्स्ट स्टेप, इसमें जब निकालोगे नॉन जीरो आएगा, निकल के नॉन जीरो आएगा, तो फिर इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो भी यहाँ से आएगा, अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a से a इनवर्स आ जाएगा, उसको b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से हमारे पास x y z की तीनों की वैल्यूज निकल जाएंगी। ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चंस हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, x minus 3y plus 5z equal to 4, 2x minus 6y plus 10z equal to 11, 3x minus 9y plus 15z equal to 12। पहले ये ऑलरेडी किए हुए क्वेश्चन है, ये भी मेथड दूसरा सीख रहे हैं। फिर से द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax is equal to b। ठीक है, वेयर a is equal to, a को क्या लिखेंगे, 1 minus 3 5, 2 minus 6 10, 3 minus 9 15। जो x होगा, x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये x y z आएगा, और b की जगह पे हमारे पास में क्या आएगा, 4 11 12 आएगा। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद में क्या करेंगे, हम
ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ए का डिटर्मिनेंट देखो इसमें तो अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये इसमें से 2 कॉमन ले लें तो R1 R2 आइडेंटिकल बन जाएगी, दिखाई दे रहा है, या इसमें से 3 कॉमन ले लें तो भी, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट कुल मिला के 0 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हम निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। जब आप ये निकालोगे तो इस केस में ये भी नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ये भी नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हुआ है हमने डिटर्मिनेंट वाले मेथड से, क्रैमर्स रूल से। अब ये भी नल मैट्रिक्स आएगा तो फिर इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के अब निकालने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर एग्जांपल आपने z को k पुट कर दिया, z को k पुट करके जब आप दो इक्वेशंस x और y में बना के सॉल्व करोगे तो वहां से आपके पास x और y निकल जाएंगे k की फॉर्म में, x और y निकलेंगे। अब लेकिन वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका आएगा ओवरऑल आंसर नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको ज्योमेट्रिकली समझें, ठीक है, ज्योमेट्रिकली समझें। देखो इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को और इसको, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल आ रहे हैं 1/2, ये भी इसका रेशो भी 1/2 1/2, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। पिछले लेक्चर में बताया था कि प्लेन की इक्वेशन में, ठीक है, प्लेन की इक्वेशन में अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, और अगर इक्वल टू d1 अपॉन d2 भी होता तो प्लेन्स कोइंसिडेंट होते। इक्वल टू d1 अपॉन d2 नहीं है, अगर यहाँ पे 8 होता तो फिर ये प्लेन्स कोइंसिडेंट हो जाते। अब ये क्या है, पैरेलल प्लेन्स है, जस्ट लाइक 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में किया था, एग्जैक्टली वही सेम कॉन्सेप्ट है। ये वैसे चैप्टर भी आगे आएगा प्लेन्स वाला, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू d1 अपॉन d2, इसका मतलब ये पैरेलल प्लेन्स है। पैरेलल प्लेन मतलब इनमें ही कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अब तीसरे वाला चाहे ऐसे जाए कहीं से भी जाए, ओवरऑल तो नो सॉल्यूशन ही आ गया ना, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और इसको ध्यान से देखो, पहले और तीसरे को, a1 अपॉन a2 1/3 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल टू d1 अपॉन d2 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये प्लेन तो कोइंसिडेंट है। तो मतलब ये है कि ये और ये प्लेन कोइंसिडेंट है और तीसरे वाला प्लेन पैरेलल जा रहा है, तो इसमें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन कॉमन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये देखो, इसके ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए जो इस पे भी लाई कर रहे हैं, इस पे भी लाई कर रहे हैं, ओके सेम ही है, कोइंसिडेंट है। लेकिन अब अगर तो तीसरा प्लेन मान लो ऐसे जा रहा होता, ठीक है, अब वो क्या इक्वेशन से देख के पहचान सकते हैं। अगर ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं होते तो मतलब ये पैरेलल नहीं होता, तो फिर ये पैरेलल नहीं होता तो मतलब ये कुछ इंटरसेक्टिंग होता। भाई ऐसे नहीं जा रहा तो मतलब ऐसे जा रहा है, कैसे भी जाए तो ये इसको इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, इंटरसेक्ट करता हुआ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाते इस केस में, अगर ऐसा होता इंटरसेक्टिंग प्लेन होता तो। अब क्या है, पैरेलल प्लेन है, तो ये और ये कोइंसिडेंट है, ये उसके पैरेलल है, इसलिए ओवरऑल नो सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल रीजन है, ठीक। इस पे आते हैं, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें फिर से अब आप क्या करोगे, अगेन वही सेम है, ax इक्वल टू b, पूरा लिख नहीं रहा हूँ मैं, ax इक्वल टू b लिखोगे, a मैट्रिक्स उसकी बन जाएगी, x मैट्रिक्स बन जाएगी, b मैट्रिक्स उसके हिसाब से बन जाएगी, यहाँ पे 1 4 7 आएगा उसमें, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, इसमें 0 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू b निकालोगे, वो भी नल मैट्रिक्स आएगा। फिर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी भी एक को k पुट करोगे, k पुट करके x और y निकाल लोगे, फिर z की मींस k की फॉर्म में, ठीक है। और फिर जब उसको तीसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, किया हुआ क्वेश्चन है इसलिए फिर से नहीं कर रहे हैं, बस मेथड डिफरेंट है, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, सेटिस्फाई करेगा तीसरे को, इसका मतलब ओवरऑल क्या है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस ये तीनों इक्वेशंस हैं हैव यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको दूसरे मेथड से करते हैं, क्रैमर्स रूल वाला मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसमें अगेन सबसे पहली चीज तो क्या करेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इक्वल टू b। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो वही स्टेप सेम होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे, उसको नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आएगा लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 3। लैम्डा 3 के अलावा कुछ भी हो, 5 हो, 10 हो, -100 हो, कुछ भी हो, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए, म्यू कुछ भी होता रहे, क्योंकि म्यू तो इसकी डिटर्मिनेंट को, ए के डिटर्मिनेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा, म्यू तो इस तरफ है।
ठीक है। उसके बाद में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए क्या होना चाहिए और नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर पहले से लिखे हुए हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालेंगे, ठीक है। ये निकाल लेना, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जब निकालोगे आप तो ये आपका आएगा म्यू माइनस 10, ये आएगा आपका 20 माइनस 2 म्यू, और ये आपका आएगा ये भी म्यू माइनस 10। अब नो सॉल्यूशन होने के लिए, ये वाला पार्ट, नो सॉल्यूशन होने के लिए ये नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, यानी दिस शुड नॉट बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तीनों से ही देखो तो ये नॉट इक्वल टू 0 मतलब म्यू 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी म्यू 10 नहीं होना चाहिए, यहाँ से भी म्यू 10 नहीं होना चाहिए। और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 0 0 होना चाहिए, तो मतलब म्यू 10 होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। किसी से भी कुछ डिफरेंट आ जाए, मान लो इस वाले से म्यू 10 आ रहा होता, इस वाले से म्यू 5 आ रहा होता, तो फिर उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते। फॉर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू दिस इक्वेशन, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तीनों से सेम आना जरूरी है। अच्छा, इसमें पिछले वीडियो के कमेंट्स में एक बच्चे ने, हर्षदीप ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर उसमें हमने ये वाला मेथड किया था, डेल्टा 0 आ गया था, इस वाले की बात कर रहे हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 आने से, उसके लिए तीनों 0 होने के लिए भी सेम कंडीशन आ रही थी। तो सवाल ये था कि अगर ये चारों 0 हो भी जाएं तो भी इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। पक्का तो नहीं होता ना कि इनफाइनाइट ही आएंगे, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है, सेम सवाल इसके अंदर भी आ सकता है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ जाए तो इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पक्का थोड़ा ना कि इनफाइनाइट ही आएंगे, वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और जैसे मैं कहता हूं कि जो भी आपके कुछ डाउट्स हो आप कमेंट्स में पूछ लिया करो, उसमें तो मैं आंसर कर ही दूंगा, और अगर रिक्वायरमेंट हुई तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दिया करूंगा। तो देखो हमने पहली चीज तो ये सीखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए चाहे क्रैमर्स रूल वाला मेथड हो चाहे मैट्रिक्स मेथड हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी उसमें डेल्टा जिसका नाम था 0 होना चाहिए, तो लैम्डा में तो कोई समस्या नहीं है। उस मेथड में क्या था, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 होने के लिए हमारे पास म्यू 10 आ रहा था। इस मेथड में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स होने के लिए म्यू 10 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इससे तो फिर वही बात आती है कि इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पक्का तो नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि अगर मन में शंका रह जाए कि भाई मे वाला होता है ये तो कि इनफाइनाइट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये कि इनफाइनाइट होने के लिए तो नेसेसरी कंडीशन है कि भाई ये जो है ये तो नल मैट्रिक्स होना ही चाहिए, या फिर ये तो तीनों 0 के 0 होने ही चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक तो ये समझ सकते हैं, ज्योमेट्रिकली समझो इस बात को। ये वाला देखो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। A1 अपॉन A2 1 है, B1 अपॉन B2 1/2 है, C1 अपॉन C2 1/3 है, ये D1 अपॉन D2 ये 3/5 बन जाएगा, तो इक्वल है ही नहीं। यानी कि ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं क्या, नहीं। कोइंसिडेंट है क्या, नहीं। तो अगर दो प्लेन पैरेलल भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, तो ना पैरेलल ना कोइंसिडेंट तो क्या है, इंटरसेक्टिंग। एक ऐसा प्लेन है दूसरा कोई ऐसा प्लेन जा रहा है तो इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब इन दोनों में तो पक्का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, कोई समस्या नहीं है। तीसरे को देखो, अच्छा इसको और इसको देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 अनइक्वल है, क्योंकि ये तो A1 अपॉन A2 1 है, B1 अपॉन B2 1/2 है, तो ये तो और देखो ये तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है, ये तो 3 होना ही चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तो 0 होना ही चाहिए था, तो यानी ये भी 3 ही आएगा। लैम्डा में तो कोई समस्या नहीं, लैम्डा तो 3 होना ही चाहिए, डिटर्मिनेंट तो 0 होना ही चाहिए। इसके लिए ये दिस डिटर्मिनेंट, इस वाले के लिए डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो किसकी हाँ फर्स्ट और थर्ड को देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 वही सेम बन रहा है, मतलब जैसे इसमें आ रहा था, तो ये भी क्या है, ये ना तो पैरेलल है ना कोइंसिडेंट है, पहला और तीसरा। लेकिन सेकंड और थर्ड देखो, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 इक्वल आ रहे हैं 1 1 1। अब अगर D1 अपॉन D2 भी 1 आ गया तो इसका मतलब प्लेन्स क्या होंगे, कोइंसिडेंट, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ये इक्वल नहीं आया, D1 अपॉन D2 इक्वल टू 1 नहीं आया, तो फिर ये कोइंसिडेंट नहीं पैरेलल बन जाएंगे। हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल टू d1 अपॉन d2 होगा तो ही तो होगा, यानी कि म्यू 10 होना चाहिए। तो म्यू 10 होगा तो सेकंड और थर्ड प्लेन्स कोइंसिडेंट हो गए। तीसरे वाला तो ऐसा कुछ इंटरसेक्टिंग था, तो ठीक है, इसमें तो क्या है, ये तो सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ये तो सब जगह पे मीट कर रहे हैं, तो ठीक है। अब तीसरे वाला प्लेन जहां से भी पास किया वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बनी, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगी, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकली मतलब है इसका। आई होप ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये एक्चुअल में ये नया टॉपिक नहीं है, ये इसी का एक स्पेशल केस है। अभी तक हम जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या कर रहे थे, क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, यहाँ पे d2, यहाँ पे d3। अब यानी कि इस केस में क्या है कि अगर RHS में सारे के सारे जीरो हो, यानी कांस्टेंट टर्म सारी जीरो हो, तो ये तो पिछले वाले से थोड़ा सा आसानी कैलकुलेशन वाला केस है। तो अब अगर हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है जिसमें राइट हैंड साइड consists of all zeros, then such a system of equations is called homogeneous system of equations. And if the right hand side does not consist of all zeros, सारे के सारे जीरो ना हो, तो उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस। जैसे हमने पहले किए हैं, उसका एक्चुअल में नाम क्या है, वो नॉन होमोजीनियस है। अब अगर मान लो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 1 है, तो भी वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। तीनों के तीनों जितने भी आ रही हैं, जितनी भी इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में RHS में अगर सारे के सारे जीरो हैं, यानी कांस्टेंट टर्म सारी के सारी जीरो हैं, देन इट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसमें खास क्या है, खास कुछ नहीं है, ये उससे भी आसान केस है। आसान कैसे है, देखो, अब अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना हो, दोनों मेथड से सीख रहे हैं, अब क्रैमर्स रूल भी सीख रहे हैं और मैट्रिक्स मेथड यानी गॉस जॉर्डन मेथड भी सीख रहे हैं। दोनों से कैसे करेंगे, अगर क्रैमर्स रूल की बात करें तो क्रैमर्स रूल में पहला स्टेप क्या था, डेल्टा निकालते थे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ठीक है। और फिर डेल्टा 1 निकालते थे, राइट हैंड साइड को हम फर्स्ट कॉलम को RHS से रिप्लेस करते थे, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 जब लिखेंगे तो इसमें सेकंड कॉलम 0 बन जाएगा, डेल्टा 3 में थर्ड कॉलम 0, यानी कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो इसमें हमेशा 0 आएंगे ही आएंगे, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ जो डिपेंड करेगा वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यानी कि अब इसमें करना क्या है, हमारे को डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा की वैल्यू क्या होगी भाई, या तो 0 आएगी या फिर 0 नहीं आएगी। 0 नहीं होती तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो दिस 0 अपॉन कोई नॉन जीरो वैल्यू, मान लो 5 आ गया ये, तो 0 अपॉन 5 0 ही आएगा, y भी 0 z भी 0, तो यानी कि 0 0 0 यही इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और देखो वो तो हम बिना सॉल्व करे बता सकते हैं कि देखो अगर ये 0 है तो x y z तीनों को 0 रख दो, वो तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तीनों सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 0 0 तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। आप इसको सॉल्व करो या नहीं करो, अगर RHS में सारे जीरोस आ रहे हैं देन x y and z all zeros will always satisfy this system of equations। तो यानी कि इस homogeneous system of equations के बारे में एक बात हम बड़ी अच्छी सी बोल सकते हैं, लिख लो इसको, that a homogeneous system of equations, a homogeneous system of equations can never be inconsistent, can never be inconsistent। inconsistent मतलब नो सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज x y z तीनों 0 0 0 सेटिस्फाई तो करेंगे ही करेंगे। तो मतलब जो अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें 3 केस होते थे, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो हट गया, तो अब बचा क्या, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो अब करना क्या है, सिंपली डेल्टा की वैल्यू निकालो। अगर डेल्टा नॉन जीरो आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड द यूनिक सॉल्यूशन विल बी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, खत्म क्वेश्चन। बट अगर डेल्टा 0 आ जाए, तो फिर अब ये नहीं है कि इनफाइनाइट हो सकते हैं या नो हो सकता है, इनफाइनाइट ही होंगे। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 आने ही हैं, तीनों के तीनों 0 आने ही आने हैं। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का मेथड तो वही सेम ही है कि क्या करते हैं, z को आप k पुट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, 2 इक्वेशन में x y निकल जाएगा, x y k की फॉर्म में आ गए, z k है ही।
अब फिर क्या करते थे हम, उसको थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखते थे, इसमें वो भी जरूरत नहीं है क्योंकि नो सोल्यूशन आ ही नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर डेल्टा जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही आएंगे। तो अब इस केस में इसको हम ऐसा बोलते हैं कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आए यानी एक्स वाई जेड जीरो आ जाए तो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब ये तो आना ही आना है भाई, ये तो होगा ही होगा, पता ही है, बिल्कुल सिंपल है। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसको हम बोल देते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल ये सिर्फ नाम है, मतलब क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया होमोजीनियस फॉर्म में कि बताओ इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना ही अगर करना है तो क्या करोगे, डेल्टा निकाल लोगे। डेल्टा नॉन जीरो आए तो ट्रिवियल, मतलब 0 0 0 है तीनों, जीरो अगर डेल्टा जीरो आ गया तो मतलब इनफाइनाइट, उसका नाम बोलेंगे क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं दूसरा। अगर इसी को मैट्रिक्स मेथड से करेंगे तो मैट्रिक्स मेथड से क्या होगा, इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax इक्वल टू बी नहीं, ax इक्वल टू ओ फॉर्म से, क्योंकि राइट हैंड साइड तो क्या है, सारे जीरोज हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है, पहला स्टेप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल मतलब क्या है, एक्स वाई जेड implies x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालते थे, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर जीरो आए तो फिर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, और अगर नॉन जीरो आए तो नो सॉल्यूशन होता था, बट इसमें नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये वाला स्टेप आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू डू दिस, बिकॉज ये नॉन जीरो आ ही नहीं सकता। करके देख लेना, आ ही नहीं सकता, हमेशा नल ही आएगा। क्यों आएगा भाई, रीजन सिंपल सा है, बी मैट्रिक्स की जगह पे जब नल मैट्रिक्स आ गई, ये कुछ भी होता रहे, मल्टीप्लाई करोगे नल ही तो आएगा, तो ये तो हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट ही होंगे। और इनफाइनाइट निकालने का तरीका वही है, जेड को के पुट करो, एक्स वाई निकाल लो। समझ में आई बात सभी को? क्वेश्चन करते हैं इसके, बट इसके आसान है, कैलकुलेशन आसान है इसकी, ठीक है, बिकॉज कम कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ non-trivial solution, has a non-trivial solution. Also find that non-trivial solution. Next line, also find that non-trivial solution. ठीक है, अब करने का तरीका क्या है, क्या करोगे भाई, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। इनफाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट जो है 2 3 -2 2 -1 3 7 लैम्डा -1, इसको जीरो कर दो, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, सॉल्व कर लेना। यहाँ से हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 57/10। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। अब आगे ये भी है कि ऑल्सो फाइंड दोज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या ऑल्सो फाइंड दैट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो मतलब क्या है, इनफाइनाइट वाले निकालने हैं तो z को k पुट कर दो, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, x और y को सॉल्व करके निकाल लो। कैसे निकालोगे, इधर चला गया, इधर चला गया, इस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देना, x हट जाएगा, y निकल जाएगा, y यहाँ पुट कर देना, x निकल जाएगा। ठीक है, x और y निकल जाएंगे, तो इसका जो, इसको भी सॉल्व कर लेना। x आपके पास निकल के आएगा -7k/8, y निकल के आएगा 5k/4, और z तो k ही हमने पुट किया है, वेयर k बिलोंग्स टू r। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, कोई समस्या हो तो कमेंट्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स में उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये, z इज इक्वल टू ये। सवाल ये है कि इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ ये जो इक्वेशन है, इफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b² + c² + 2abc। इसकी वैल्यू निकालनी है, ज्ञात करनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले इसको ढंग से लिखो, तीनों वेरिएबल एक तरफ शिफ्ट करके, x - cy - bz इक्वल टू 0, इसमें ये x इधर आ रहा है तो cx, x के नीचे x वाला लिख दिया, -y +
ए जेड इक्वल टू 0 और इधर x वाली टर्म ये रही बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन गया। अब हमें बोला है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट आएगा, सॉरी सी के बाद में आ जाएगा यहाँ पर -1 और यहाँ पर a, इधर b, इधर a, इधर -1, ये हो जाएगा 0। इसको एक्सपैंड कर दो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके यही बन जाएगा a² + b² + c² + 2abc। सॉल्व करके कुल मिला के आपके पास में आ जाएगा a² + b² + c² + 2abc इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। कुछ समस्या हो तो लिख देना कमेंट्स में। चलो अब ये टॉपिक कंप्लीट, और इसके साथ आपका जो 12th क्लास के हिसाब से यानी सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से जितने भी टॉपिक्स रिक्वायर्ड थे और कुछ एक्स्ट्रा वाले भी, जैसे ग्रामर्स रूल था वो बता दिया था साथ के साथ, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो गए। लेकिन अभी जेई के हिसाब से सिलेबस कवर नहीं हुआ है, तो आने वाले वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वो जो होगा वो स्पेसिफिकली वो जेई के टॉपिक्स होंगे, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में नहीं, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।